व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च होती क्या है और हम इधर क्यों हैं? हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं चीजें रिसर्च के लिए। तो रिसर्च होती क्या है ये आज से हम प्रॉपरली शुरू करेंगे। रिसर्च होती क्या है, रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, रिसर्च में हम क्या क्या करते हैं। ये लास्ट टाइम भी हमने चीजें डिस्कस की थी, आज भी हम इन चीजों को जो है वो थारली इसको एग्जामिन कर लेंगे। इसके अंदर रिसर्च जो मेथड है, दो चीजें हैं। एक चीज, एक लफ्ज होता है मेथड और एक लफ्ज होता है मेथोडोलॉजी। मेथड तरीकाकार, तरीका, और मेथोडोलॉजी जो है वो तरीकाकार को कहते हैं। इसलिए ये रिसर्च का जो नाम है, इस सब्जेक्ट का नाम, कई जगह पर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा हुआ नजर आएगा, किसी जगह पर रिसर्च मेथड लिखा नजर आएगा। लेकिन जो असल इसका जो नाम है, जो सही नेम है, जो उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है, जो लिखा जाता है, वो रिसर्च मेथड है। मेथोडोलॉजी कहते हैं उस तरीका कार को। मेथड को जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसको मेथोडोलॉजी कहते हैं। इसलिए ये कई कई जगह पर ये चीजें इस तरह ना आपको नजर आएंगी, मेथड और मेथोडोलॉजी। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को काइंडली आपने ना इंटरमैंगल नहीं करना, इनको ट्विस्ट नहीं करना, इनको गड़बड़ नहीं कर देना आपने इन दोनों चीजों को। ये रिसर्च मेथड का जो सब्जेक्ट है ये हमें गाइड करता है कि हमने रिसर्च को किस तरह रीड करना है, हमने एक्सपेरिमेंट्स कैसे परफॉर्म करने हैं। हमने जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, आपने मैट्रिक के अंदर मुख्तलिफ लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किए होंगे केमिकल्स के, उनके फिर रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, रिजल्ट्स को फिर हम कैसे राइट अप करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं, और फिर हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं। और इसके प्रेजेंटेशन करने के जो है काफी ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमें रिसर्च मेथड के सब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं। ये चीज जो है डायरेक्टली आपके रेलेवेंट है। मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं कि वो आपके थीसिस के से रेलेवेंट है। ये सब्जेक्ट जो नेक्स्ट ईयर है, आपने इस रिसर्च मेथड के बेस, सब्जेक्ट की बेस के ऊपर ही आपने चलना है। तो ये जो है ये लाइकली टू बी रेलेवेंट टू योर फ्यूचर एक्टिविटीज, रिसर्च और अदरवाइज। आप पीएचडी में भी एडमिशन लेने जाएंगे तो वो आपसे इंटरव्यू में आपके रिसर्च के बारे में ही आपसे सवाल करेंगे। वो आपसे दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पूछेंगे। वो आप, और आगे जब आप फिलॉसफी की डिग्री है, एमफिल की डिग्री है, मास्टर इन फिलॉसफी, तो फिलॉसफी के अंदर रिसर्च ही आती है। तो ये आपकी रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है। ये कोई आपकी कोई प्रोजेक्ट वाली डिग्री नहीं है, या कोई आपकी कोर्स वर्क वाली डिग्री नहीं है। इसलिए रिसर्च जो है इस सब्जेक्ट को, ये आपकी डिग्री का कोर सब्जेक्ट है। बाकी जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो आपने ऑलमोस्ट मास्टर डिग्री में भी पढ़े होंगे, वही चीजें आपने कुछ रिपीट कर रहे होंगे। कुछ नए सब्जेक्ट्स होंगे आपके लिए, जो नए सब्जेक्ट्स होंगे वो भी बेसिक लेवल पे होते हैं। तो ये चीजें, ये बड़ा आपके लिए रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च होती है, ये दो अल्फाज से जुड़ के बना है, री और सर्च। सर्च कहते हैं हम ढूंढने को, फाइंड आउट करने को, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने को। तो जब इसके साथ लफ्ज री का लग जाता है, इसका तो दोबारा, अगेन, सर्च अगेन, अगेन एंड अगेन। हम इस रिसर्च के मेथड के अंदर, रिसर्च के अंदर हम चीजों को बार 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 डिग आउट करते हैं। एक सोल्यूशन मैं प्रपोज करता हूं, वो सोल्यूशन आपको मिल जाता है, और वो सोल्यूशन आपको जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद उस सोल्यूशन का को कोई और बंदा एनालिसिस करेगा, उस सोल्यूशन को एनालाइज करने के बाद कोई और बंदा एनालाइज करेगा। तो उसके ऊपर अब मुख्तलिफ फाइंडिंग्स आती हैं, मुख्तलिफ चीजें आती हैं। तो वो चीजें जो हैं वो वक्त के साथ 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 जो है वो चीजें अपग्रेड होती रहती हैं इसके साथ साथ। तो जो रिसर्च है वो लफ्ज री और सर्च को जो है वो दो चीजों को मिला के अंदर बनता है। ये नीचे जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, एक सबसे एंड पे जो है पर्सन है, एक कोई भी आम बंदा है, कोई भी लेमैन है, आप हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसको अगेन एंड अगेन अगेन, उसके ऊपर कोई ना कोई फिनोमिना होता है, एग्जिस्ट करता है। उसके ऊपर आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं।
डिस्कशंस करने के बाद जो है वो आपको एक चीज जो है वो एंड पे कंक्लूजन की शक्ल के अंदर आपको नजर आ जाती है। तो ये आपके पास रिसर्च की जो बेसिक डेफिनेशन है कि हम चीजों को एनालिसिस करते हैं, फिनोमिना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिस्कशंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एंड पे जो है उनकी चीजों की जो है वो कंक्लूजन होती है। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की जो है आपको मेथड को अडॉप्ट करते हुए, किसी स्टेप्स को देखते हुए और प्रॉपरली स्टेप्स परफॉर्म करते हुए जब कुछ चीज परफॉर्म करते हैं आप, तो उसको सिस्टमेटिक चीज को कहते हैं। Scholarly application of the scientific method interpreted in its broader sense to the solution of the social studies of the problem। इस रिसर्च के अंदर हम सोशल साइंस को भी स्टडी करते हैं, अप्लाइड रिसर्च भी होती है, इसके अंदर इंजीनियरिंग भी होती है, तो मुख्तलिफ चीजें आती हैं। तो वो हम सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सोशल स्टडीज है, ये इसके अंदर आई थी। इस तरह आप चलेंगे जो है ना वो आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी कि रिसर्च होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च देखते हैं कि ये रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं ख्वास को जो है इसके रिसर्च के जो हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। रिसर्च के अंदर जो है बेसिकली प्राइमरी जो है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हैंड जो है वो सोर्स को देखते हैं। इसके अंदर आपने मुख्तलिफ अखबारों के अंदर आपने मुख्तलिफ के आप देखते हैं लिखा होता है कि तहकीक से ये साबित हुआ, ये नई रिसर्च आई है और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इतने लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया, इतने लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, इतने लोगों से इंटरव्यू किए गए, इतने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उन एक्सपेरिमेंट से जो है वो हमारे पास ये नताइज अखज हुए। ये मुख्तलिफ आप न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने इस तरह की कटिंग वगैरह आपने लगी हुई देखी होगी। तो ये आपके पास जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है वो आपके पास नॉलेज, इट गैदर न्यू नॉलेज। आपके पास नई से नई रिसर्च के अंदर आप कोई पुरानी चीजों को स्टडी करते हैं, और फिर आप उन पुरानी चीजों से जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको नया नॉलेज होगा। आपकी जो डिवाइसेस हैं, जो ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वैलिड डिवाइसेस होने चाहिए। ये भी रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी रिसर्च की एक डिमांड है। रिसर्च जो है हमेशा लॉजिकल और उसके हम लिखते हैं शुरू के अंदर कि हमारी जो रिसर्च है इसका एम ये है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये काम, इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारे इलाके में एग्जिस्ट कर रही है, ये इन लोगों में प्रॉब्लम है, ये इन बीमारी को हम खत्म करने जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ हर जो रिसर्च है उसका कोई ना कोई हमारे पास लॉजिक होगी, और वो जो है उसके ये दूसरी बुलेट है जो ऑब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है। और रिसर्च की एक मोटिवेशन भी होती है ताकि रीडर जो को मोटिवेट किया जाए कि वो उस आपकी रिसर्च को पढ़े, स्टडी करे, उसके अंदर ऐसा इंटरेस्टिंग मटेरियल डाला जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, प्रॉब्लम को इस तरह डिफाइन किया जाता है ताकि जो रीडर है, जो उस एरिया का जो स्टूडेंट है, जो रिसर्चर है, वो आपकी रिसर्च को पढ़े और देखे, उसके अंदर उसको इंटरेस्ट पैदा हो कि ये रिसर्च क्या है। द रिसर्चर रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू सीक ओनली द डाटा दैट सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस। रिसर्च के अंदर ये भी एक चीज होती है कि कभी भी आपने ये नहीं करना कि ऐसी चीजें आप करने जा रहे हैं जो आपके ही, यानी आप ही उससे अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेने चल पड़े हैं। आप अपनी मर्जी के मफरूजे कायम कर रहे हैं। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजे को। आप मफरूजा बनाते हैं और उस मफरूजे को आप नल एंड वाइट साबित करते हैं। आप मफरूजे को साबित करते हैं क्या ये मफरूजा ठीक है या नहीं है। मफरूजा मिसाल है कि लाहौर की आबादी जो है वो मैं एक मफरूजा कायम करने लगा हूँ कि हर 2 साल के बाद जो है इसके अंदर 70% जो है वो इंक्रीज आ रही है। एक मफरूजा है। सिक्योरिटी जो है वो आज की सबसे बड़ा हॉट इशू है, ये एक मफरूजा है। अब मैं इस मफरूजे को गलत साबित करने के लिए या सही साबित करने के लिए मैं अपने लोगों से एक्सपेरिमेंट करूंगा
मैं लोगों से डिस्कशंस करूंगा, मैं लोगों से ऑब्जर्व करूंगा, मैं डाटे को देखूंगा, मैं स्टडी करूंगा इस मफरूजे को साबित करने के लिए कि क्या सिक्योरिटी सबसे हॉटेस्ट इशू है किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, या प्राइवेसी इशू है, या अवेलेबिलिटी इशू है, या कोई थ्रेट्स हैं, कौन कौन से थ्रेट्स जो हैं वो सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर हैं। ये सारी की सारी मैं एक मफरूजा कायम करूंगा, फिर उस मफरूजे को जो है मैं गलत और सही साबित करूंगा। तो ये एक किसी भी रिसर्चर को ये जेब नहीं देता कि वो कोई भी मफरूजा जो है वो अपनी ही चॉइस के साथ क्रिएट करे, ना कि वो देखे कि इस मफरूजे का ये सही मफरूजा है या नहीं है। तो ये भी एक चीज होती है इसके अंदर। रिसर्चर एलिमिनेट पर्सनल फीलिंग्स एंड प्रेफरेंसेस। आपको कोई चीज अच्छी लगती है और वो बाकी दो लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो आपने जब उसकी लिखना है उसके बारे में, तो आपने जो अपनी जो पर्सनल बाइस है, आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं या आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, उन सब चीजों को आपने एक तरफ रखते हुए, एक तरफ करके फिर आपने उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है। ये रिसर्च के अंदर ये नहीं होता कि आप समझते हैं कि एक आदमी है यार ये चीज है और वो चीज जो है वो आपके पास ठीक है या गलत है, वो आपने अपनी चीजें जो हैं वो उसके ऊपर नहीं करनी। अच्छा जी, ये बेस करती है हमेशा क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर है, क्वांटिटेटिव लिखी हुई हैं ये चीजें, हम आगे डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव क्या होती है और हमारे पास क्वांटिटेटिव क्या चीज होती है। ठीक है, रिसर्च एक पेशेंस का चीज है और अनहरिड एक्टिविटीज है। रिसर्च के अंदर आपको चीजों के ऊपर एक एक साल भी लग जाता है, थीसिस आप लिखते हैं साल साल लग जाता है, लोग पीएचडी करते हैं 2-2 साल 3-3 साल उसका थीसिस लिखते हैं। तो ये जो रिसर्च है ये बड़ा पेशेंस का काम है और अनहरिड जो है वो एक्टिविटी है। इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी करेंगे तो आपके वो रिजल्ट्स, आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपको रिजल्ट्स जो है वो चीजें जो मिलनी चाहिए आपको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। रिसर्च जो है वो केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड चीजें हैं। रिसर्च के अंदर जब भी आपने चीजें लिखनी है, आपने उसको बात करनी है, तो उसके अंदर चीजें जो है वो आपने केयरफुली रिकॉर्डेड करनी है, रिजल्ट्स को आपने केयरफुली एग्जामिन करना है, रिजल्ट केयरफुली आपने परफॉर्म करने, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं और उनको एक्यूरेटली जो जैसे है वैसे ही की बुनियाद के ऊपर आपने उसको रिपोर्टेड करना है। और आपने उसको कंक्लूजन जो है अपनी, जो जब आप कंक्लूजन से मुराद है नताइज जो है, आप डिस्कशन जब आपने पूरी रिसर्च परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद आप एंड के ऊपर, सबसे एंड के ऊपर जो एंड पे चीज होती है वो होती है कंक्लूजन रिजल्ट उसकी। तो कंक्लूजन जो है वो हम इसको जनरलाइजेशन होती है, केयरफुली एंड कॉशनली जो है वो होनी चाहिए आपकी जो है ये इसकी जो है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ द रिसर्चेज हैं, ये हम देखते हैं इसकी रिसर्च की जो है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। अप्लाइड रिसर्च सबसे ये जो हम बात करने लगे हैं इसकी रिसर्च की टाइप्स की। वेरियस टाइप्स ऑफ द रिसर्च, रिसर्च होती कितने टाइप्स की है, किस किस तरह की रिसर्च होती है, ये हम आज देखेंगे इसके इस लेक्चर के अंदर, ताकि आपको पता चल सके कि रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट होता क्या। ये अप्लाइड रिसर्च रेफर टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये अप्लाइड रिसर्च के अंदर आती है, अप्लाइड रिसर्च हम कहते हैं। इसके अंदर हम लोग किसी न किसी एवरीडे प्रॉब्लम, जो हमें रोजमर्रा की जो जरूरियात होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। मतलब क्योर इलनेस है किसी जैसे कोरोना वायरस है, इसकी अगर कोई दवाई बन रही है तो उसके ऊपर जो रिसर्च हो रही है, वो आजकल जो रिसर्च हो रही है उसको हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स बनते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इजाद हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं अप्लाइड रिसर्च के अंदर। नॉलेज एक्वायर करना फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये अप्लाइड रिसर्च नहीं है।
एक होती है रिसर्च, आप 4-5 बुक्स पढ़ते हैं हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने के बाद आपको एक नॉलेज हासिल हो गया। अप्लाइड रिसर्च ये नहीं है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के को हम परफॉर्म करते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट्स हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। अब नीचे इसकी एग्जांपल दी है, इंप्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन है, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का मसला है। ट्रीट अ क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज, किसी खास बीमारी का जो है वो हमने इसकी दवाई तैयार करनी है। एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स है, ऑफिसेज है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इस तरह की कोई भी जो रोजमर्रा की जिंदगी का मसला होगा उसके रिलेटेड जो हम सॉल्यूशन देंगे, जो पढ़ेंगे, जो हम काम करेंगे कि चीजों को किस तरह इंप्रूव कर सकता है रोजमर्रा की जिंदगी को, वो सारी की सारी अप्लाइड रिसर्च के अंदर आएंगी। ये एक दूसरी रिसर्च की टाइप है, हम इसको कहते हैं बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है ना। इज ड्रिवन बाय अ साइंटिस्ट or interest scientific question. The main motivation is to expand man's knowledge, not to create or invent something. इसके अंदर हम लोग कुछ चीज नहीं बनाते, इसके अंदर हम जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो हम उन चीजों को स्टडी करते हैं। जैसे हम हिस्ट्री की चीजों को पढ़ते हैं, या हम चीजों को कोई डाइजेस्ट है उसके अंदर कोई और ये खाने पीने की रेसिपी हैं, और इस तरह की चीजों को हम पढ़ लेते हैं जिससे हमें नॉलेज हासिल होता है सिर्फ, और लेकिन उसके अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, उस नॉलेज से कोई चीज इजाद नहीं हो रही होती, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगन, कैसे हुई, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें नॉलेज है। इस नॉलेज से कोई चीज नहीं डेवलप हो रही, एग्जिस्टिंग चीजों का हम सिर्फ नॉलेज हासिल करते हैं। स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, ये सारी की सारी आती हैं आपकी बेसिक रिसर्च के अंदर। कोरिलेशन रिसर्च, कोरिलेशन का आप इंग्लिश का उर्दू का मीनिंग है कोरिलेशन, जब दो चीजों आपस के अंदर उनका आपस के अंदर कितना रिश्ता है, उनका आपस के अंदर कितना नाता है, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है, रेफर्स टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग टू और मोर वेरिएबल्स। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना है, बस इनकम और सेविंग है, इनकम अगर बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, सेविंग और एक्सपेंडिचर जो है इनका आपस के अंदर एक्सपेंस है, इनका रिलेशनशिप है। जितने जरा एक्सपेंस ज्यादा होंगे सेविंग उस हिसाब से क्या होगी, सेविंग हमारी एक्सपेंस कम होंगे तो सेविंग हमारी पास ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारी इनकम इंक्रीज करती है तो उसका हमारा सेविंग के ऊपर भी है, एक्सपेंस का भी हमारे सेविंग के ऊपर असर है, इनकम का भी हमारे सेविंग के ऊपर असर है। तो ये जो कोरिलेशन रिसर्च होती है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स हैं, इनका आपस के अंदर कितना नाता है। जितना अभी मैंने एग्जांपल दी आपको कि आपके पास जो सेविंग है उसका तल्लक आपकी इनकम से भी है और सेविंग का तल्लक आपके एक्सपेंडिचर से भी है। जिस हिसाब से आपकी इनकम इंक्रीज करेगी उस हिसाब से आपकी सेविंग भी इंक्रीज कर जाएगी, जिस हिसाब से आपके एक्सपेंडिचर कम होंगे उस हिसाब से आपकी सेविंग आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनल और ये दूसरा जो है इसका तल्लक आपस के अंदर होता है। हम इस चीजों को पढ़ते हैं। मसलन एक्सपेरिमेंट ग्रुप सैंपल्स मेक वन ग्रुप लिसन टू म्यूजिक एंड देन कंपेयर द बीपी लेवल। एक चीजों को हम कंपेयर करते हैं, ये देखें, और दूसरी मिसाल क्या लिखी हुई है, सर्वे आस्क पीपल हाउ दे फील, हाउ ऑफन दे लिसन एंड देन कंपेयर। हम एक ग्रुप को से इसका म्यूजिक सुनाते हैं, उनका बीपी लेवल नोट कर लेते हैं, फिर हम उस चीज को जो है वो कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ कि अब इनको म्यूजिक सुनाया, इनका क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम एक वेरिएबल का जो लिंक क्रिएट करते हैं वो दूसरे वेरिएबल के साथ लिंक क्रिएट करते हैं कि इसके एक चीज करने से दूसरे चीज के ऊपर क्या असर पड़ता है। म्यूजिक सुना रहे हैं किसी को, उस म्यूजिक सुनाने का बंदे के बीपी लेवल के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। उसको मैं फोक म्यूजिक सुना रहा हूँ,
उसका बीपी लेवल कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर मैं उसको जैज म्यूजिक सुना रहा हूँ तो उसके बीपी लेवल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ जो कोरिलेशन है, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन रिसर्च। अगले स्लाइड पे आते हैं। ये एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ये कोरिलेशन, ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च कम्युनिटी के अंदर ज्यादातर, मैं टू बी ऑनेस्ट जो है बात तो इतनी ज्यादा ना नहीं होती, समझी जाती। ये कंप्यूटर साइंस के प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ये ज्यादातर ये रिसर्च करते हैं सोशल साइंस के लोग, जो है सोशल साइंस के जो लोग स्टडी करते हैं, ये इस तरह की चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ये मैनेजमेंट साइंस के कुछ लोग जो हैं, ये इन रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो ज्यादातर ये रिसर्चेज नहीं करते कोरिलेशन, ये जो रिसर्चेज हैं, और ना ही कंप्यूटर साइंस के जो जर्नल्स हैं और मैगजीन हैं इनको अच्छा समझते हैं। सोशल साइंस के जो जर्नल्स हैं, जो लोग हैं, वो इन रिसर्चेज के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है जिसके अंदर ये स्टैटिस्टिकल टूल अगर आप यूज करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसका मीन, मॉड, मीडियम, हम इसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर आती है। These studies are a means of discovering new meaning, describing what exists, determining a frequency of which something occur and characterizing information है। एग्जाम्पल इसकी जो है कि एक जो है फाइंडिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिजीज डेड इफेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ अ टाउन। एक टाउन में कितनी फ्रीक्वेंटली किस लोगों को असरअंदाज कर रही है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। The reader of the research will know how to prevent that disease, thus more people will live a healthy life। जैसे आजकल चीजें स्टैटिस्टिकल हम देख रहे होते हैं, ये आप जैसे देख रहे होते हैं कि तरह ये कोरोना वायरस फैल रहा है, हम इसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर 10 दिन में इतने मरीज हो जाएंगे, 15 दिन में इतने मरीज हो जाएंगे, इस महीने के एंड तक जो है इतने मरीज हो जाएंगे, इस टाउन में इतने मरीज हैं, ये इस हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं, इस टाउन के अंदर इतने मरीज इतनी देर के अंदर हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ये आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस के एडवांटेजेस हैं, ये इसको पढ़ लीजिएगा आप, और ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जाहिर बात है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ग्रिप चाहिए, इसको आपको सर्टन चीज के ऊपर पूरी ग्रिप चाहिए, नॉलेज चाहिए। डज नॉट आइडेंटिफाई काज बिहाइंड अ फिनोमिना। फिनोमिना के पीछे एक चीज है, उसके पीछे क्या असरात हैं, ये चीजें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर नहीं आती। ये चीजें सारी की सारी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमारे पास आ रही होती हैं। ये चीजें जो हैं, रिस्पॉन्स रेट इज स्लो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्योंकि काफी इन डेप्थ स्टडी होती है, इसलिए इसके अंदर आपको रिजल्ट्स बड़ी जल्दी आपको नहीं मिलते। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ये रिजल्ट्स जो हैं जो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, महीने के अंदर आपके पास कितनी फिगर है, डेली की डेली। अब आप कोरोना वायरस की आप देख रहे हैं कि डेली फिगर्स चेंज हो रही हैं, डेली फिगर्स चेंज हो रही हैं, और जो प्रिडिक्शंस हैं वो गलत भी साबित हो रही हैं, और कई जगह पर प्रिडिक्शन सही भी साबित हो रही हैं। तो ये सारी की सारी जो रिसर्च चल रही है, ये जो स्टैटिस्टिकल चीजें आपको डेली टेलीविजन पे हर न्यूज के अंदर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये वायरस ऐसे स्प्रेड हो गया, इतना हो गया, इस मुल्क की इतनी है फिगर्स हैं, इतने मौत हो गई, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोग क्योर हो गए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ रही हैं, और लोग उन्हीं रिसर्च की बेसिस के ऊपर, उन्हीं स्टैटिस्टिकल फिगर्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर आगे आपकी इकोनॉमी की भी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये रिसर्च की टाइप्स भी आपस में है। इस रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ये क्या होती है, इस ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्टिंग और कंट्रोलिंग फिनोमिना
and examine probability and causality among selected variables हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब आप एक्सपेरिमेंट्स के लफ्ज से आप समझेंगे कि कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नहीं, इसके अंदर ऐसी नहीं होती। इसके अंदर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप के प्रिडिक्ट करते हैं चीजों को, फिनोमिना बनाते हैं आप, फिनोमिना के ऊपर जो जो चीजें काज कर रही होती हैं एक फिनोमिने को गलत साबित करने के लिए और उसको सही साबित करने के लिए, उसके रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी के सारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट से रिसर्च के अंदर आ जाती हैं। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक एक्सीडेंट होने के क्या क्या काजेज हो सकते हैं, ये सारी की सारी काज एंड इफेक्ट, जहां पर आप रिलेशनशिप बनाते हैं कि इस चीज के सिक्योरिटी ब्रीच होने के क्या कौन सी वजूहात हो सकती हैं, सिक्योरिटी के ब्रीच होने की कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। ये डिसएडवांटेजेस भी हैं, अनएथिकल है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये इसके ऊपर बड़ा ये लोग ये इस रिसर्च को जो है ना काफी लोग जो है ना परफॉर्म करते हैं। इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेटरी लफ्ज जो है वो एक्सप्लोर से निकला हुआ है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प डिटरमिन द बेस्ट रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन मेथड्स एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। एक्सप्लोर करते हैं आप चीजों को, मजीद आप उसके अंदर डिग आउट करते हैं, देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आर नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर डिजाइन डिसीजन मेकिंग बाय देमसेल्फ। ये डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं आते। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो चीजें आती हैं वो आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च आती है, अप्लाइड रिसर्च आती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है, डिस्क्रिप्टिव आती है। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो डिसीजन मेकिंग के काम नहीं आती। डिसीजन मेकिंग में वो चीज आती है जो फिगर वर्क्स होते हैं, जहां पर आपको चीजों की एक्यूरेसी और उसके रिजल्ट्स का पता चलता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते, कोई स्टैटिस्टिकल टूल नहीं यूज करते, जस्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन बी क्वाइट इनफॉर्मल होती है, रिलाइंग करती है ये चीजों को, ऑलरेडी जो चीजें हमारे पास बनी पड़ी हुई हैं, जिन चीजों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, उनमें से चीजों को ढूंढ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आती हैं। और सेकेंडरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सेकेंडरी रिसर्च है कि किसी की हुई रिसर्च है, किसी के काम किया हुआ है, उस काम को आप स्टडी कर रहे हैं और उससे आप कोई नतीजा अखज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर। प्राइमरी रिसर्च जो आप खुद टेस्ट परफॉर्म करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद कोई चीजों को जोड़ते हैं, उनको संबल करते हैं, उनके ऊपर कोई एल्गोरिथम चलाते हैं, उनसे कोई रिजल्ट्स पता चलते हैं आपको। ये आपकी अपनी रिसर्च है, आप खुद उसके रिजल्ट्स को राइट अप करके आप अपनी कंक्लूजन लिखते हैं, आप अपना व्यू लिखते हैं उसके ऊपर। अगर आप किसी की हुई रिसर्च को पढ़ेंगे, उसके काम को स्टडी करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी जो अभी मैंने आपको जैसे पहले कहा कि इसमें चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जो एक्सप्लोर वो चीज होगी जो ऑलरेडी बनी हुई होगी। तो ये आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जुमरे के अंदर चीजें आ जाएंगी। ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, ये एक और रिसर्च की टाइप है। ये सारी की सारी जो रिसर्च की टाइप्स है, इनमें से हम कोई ना कोई रिसर्च की टाइप परफॉर्म करके हुए आगे आप अपने रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे और रिव्यू पेपर लिखेंगे इसके अंदर। तो ये आपके पास ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जाहिर बात है इसके नाम से भी जाहिर है ग्राउंडेड थ्योरी है। रिसर्च अप्रोच डिजाइन टू डिस्कवर व्हाट प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन अ गिवन सोशल एनवायरनमेंट।
सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो, एंड हाउ द पर्सन्स इन्वॉल्व हैंडल देम, और वो लोग जो है उन चीजों को कैसे जो है वो हैंडल कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स फार्मूलेशन, टेस्टिंग, रीफार्मुलेशन ऑफ प्रपोजिशंस अंटिल अ थ्योरी इज डेवलप्ड. तो इसके अंदर ये ज्यादातर ग्राउंड थ्योरी जो रिसर्च है वो ज्यादातर सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्सन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उनको डील करना है, और ये हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर परफॉर्म करें. ग्राउंड थ्योरी is a research method that operates almost in a reverse fashion. अच्छा जी, ये ग्राउंड थ्योरी रिसर्च है, ये इतनी कोई ज़रा होती नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड इतना है नहीं है, इसका लिंक नहीं है इतना, इसलिए इसके ऊपर ज़रा कोई मगजमारी करने की ज़रूरत आपको नहीं है. ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, ये मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इन्वॉल्व होती है कि ये इवेंट्स कैसे अक्कर हुए, ये जो हम हिस्ट्री की चीजें पढ़ते हैं ये हिस्टोरिकल रिसर्च है. अच्छा, ये रिसर्च जो है ये आपके ज्यादातर एमफिल के शुरू के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यही रिसर्च ज्यादातर चलती है. हम जो रिव्यू पेपर लिखते हैं वो हम रिव्यू पेपर जो है इसी हिस्टोरिकल रिसर्च की बेस के ऊपर ही लिखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इस ऑथर ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और इसने ये रिजल्ट्स फाइंड आउट किए. इस ऑथर ने इन चीजों को लिया और एक्सपेरिमेंट्स किए और ये इसको रिजल्ट्स मिले. इस ऑथर ने और इस ऑथर ने मिलके इन इक्विपमेंट्स को यूज किया, ये वेरिएबल डिफाइन किए, ये मेथोडोलॉजी लगाई और ये एक्सपेरिमेंट्स किए और ये इसकी लिमिटेशन ऑफ स्टडी थी और ये इसकी फ्यूचर डायरेक्शन है. तो ये हम जब एक रिव्यू आर्टिकल लिखेंगे इसके अंदर रिसर्च मेथड के सब्जेक्ट के अंदर एज ए टर्म पेपर होता है, इट इज नेसेसरी आवर स्टूडेंट्स विल राइट अ पेपर, और जिसके अंदर हम पेपर राइटिंग की हर एक एक स्टेज को देखेंगे ताकि आपको थीसिस राइटिंग करने का भी कुछ अंदाजा हो सके. तो ये हम जो काम परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च होती है. हिस्टोरिकल रिसर्च कैन शो पैटर्न दैट अकर्ड इन द पास्ट एंड ओवर टाइम which can help us to see where we came from and what kind of solutions we have used in the past. उसके बाद आप देखते हैं कि पीछे क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की और कैसे कैसे उन्होंने रिजल्ट्स को लिए. फिर हम उन्हीं रिजल्ट्स को बेस बनाते हुए, उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए या उन टेक्निक्स के अंदर अपनी अल्टरनेशन करते हुए, हम अपनी चीजों इंट्रोड्यूस कराते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को हम परफॉर्म करके रिजल्ट्स लेते हैं और फिर हम उसको साबित करते हैं. ये एक रिसर्च पेपर के अंदर बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने काम को कंपेयर करें विद द एग्जिस्टिंग वर्क, और वो जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो आपके पास हिस्टोरिकल रिसर्च होती है जिसके अंदर आप कंपेयर करते हैं जी कि मेरा जो रिजल्ट है वो 2 मिली सेकंड आ रहा है, जबकि इससे पहले ये इस बंदे ने एक्स बंदे ने रिसर्च की और उसका 3 मिली सेकंड था, वाई ने की उसका 4 मिली सेकंड था, जेड बंदे ने परफॉर्म की उसका 2.5 था. और देखें जी, मैंने जो रिसर्च परफॉर्म की है, मैंने जो मेथड लगाया है, मैंने जो एल्गोरिथम डिजाइन किया है, अगर इस एल्गोरिथम को यूज किया जाए तो रिजल्ट जो है वो आपको 2 मिली सेकंड मिलेंगे. तो आप जब भी अपनी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च का भी फैक्टर होता है. अगर आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, दोनों रिसर्चेस के साथ जब आप करेंगे तो इसके साथ ये हिस्टोरिकल रिसर्च भी कनेक्ट होती है, एक तरीका. दूसरा ये होता है कि कई बार आप रिव्यू पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर आप हिस्ट्री बयान करते हैं, फिर आप उस हिस्ट्री के बेस के ऊपर आप अपना फ्यूचर का भी एनालिसिस देते हैं, या आप हिस्ट्री डिस्क्राइब करते हैं तो आप हिस्ट्री को भी क्रिटिसाइज करते हैं. आप मुख्तलिफ लोगों ने जो काम किया हुआ है रिसर्च के अंदर उन काम को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इस बंदे ने ये काम नहीं किया, ये चीजें इसने इग्नोर की हैं, अगर ये काम करता तो ये काम मजीद बेहतर हो सकता था. ये वाई ऑथर है पेपर का,
इस ऑथर ने ये अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन इस काम के अंदर ये लिमिटेशंस हैं, इस चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये जब आप इन चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, अपना लिखते हैं, हिस्ट्री को आप पढ़ के उसको क्रिटिसाइज करके, और आप अपनी सुजेशंस भी देते हैं, अपनी सुजेशंस भी साथ देनी है कि ये चीजें इस तरह इंप्रूव हो सकती हैं, या माजी के अंदर ये गलतियां हुई हुई हैं और ये टेक्नोलॉजी यूज हुई हुई हैं, अगर इसको इस तरीके से कर लिया जाता तो ये चीजें इंप्रूव हो सकती थी, या इन चीजों से ये चीजें ड्राइव हुई हैं, और इन ड्राइव चीजों को अगर इसके अंदर ये चीजें भी ऐड कर ली जाए तो ये चीजें मजीद बेहतर हो सकती हैं। तो ये इसलिए ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये तकरीबन हर रिसर्च का हिस्सा बनती है। जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, जब भी आप थीसिस लिखते हैं, तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है, वो होता है लिटरेचर रिव्यू का, कि आपने एग्जिस्टिंग जो काम हुआ है, जो लोगों ने काम किया हुआ है, उसको आपने कितना पढ़ा है, वो आप सारा का सारा जो आपने एग्जिस्टिंग चीजों को पढ़ा है, वो सारे का सारा आप लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर लिखते हैं, और वो सारी की सारी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसके अंदर, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के अंदर। फिर आप अपने काम को लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन के साथ कंपेयर करते हैं कि हाँ, जो मैंने काम किया है उसके अंदर ये हिस्ट्री के अंदर ये काम हुआ था, उससे ये बेहतर है। आप अपनी रिसर्च को अच्छा साबित करने के लिए, अपने काम को वैलिडेट करने के लिए, आपको अपनी चीजों को हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए ये रिसर्च जो है, ये जो टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये सारे के अंदर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च टॉपिक है, फॉर्मुलेशन। ये जब भी आप ये जब थीसिस करेंगे तो उस सबसे आप एमफिल के आप अगले साल में जाएंगे, थीसिस करेंगे। थीसिस करने से पहले आप शुरू करने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आप डिफेंस करेंगे। देन आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी कि आप थीसिस शुरू कर दें। ऐसे नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसे ही थीसिस शुरू कर देगा, नहीं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद बनाएगा। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई जाती है हमेशा हिस्टोरिकल रिसर्च की बेस के ऊपर बनाई जाती है, कि हिस्ट्री के अंदर ये काम हुआ है, ये काम के अंदर डेफिशिएंसी है, ये इसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और मैं इस इंप्रूवमेंट की गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा, और मेरी रिसर्च जो है ये नई चेंजेस लेके आएगी, और इससे ये पिछली चीजें खत्म होंगी और ये नई चीजें जो हैं वो मार्केट के अंदर आएंगी, और नए आइडियाज आएंगे। ये सारी की सारी चीजें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। देन यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि हाँ, स्टूडेंट जो है वो इसने एक अच्छी प्रॉब्लम ढूंढी है, और उस प्रॉब्लम को अब ये रिजॉल्व करने जा रहा है। और उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द हिस्टोरिकल रिसर्च जो है। डाटा कलेक्शन होगा, और इसके अंदर लिटरेचर भी होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लिटरेचर व्यू के सेक्शन के अंदर ये सारी की सारी हिस्टोरिकल रिसर्च बयान होती है। डाटा कलेक्शन है, आप जाहिर बात है रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, मुख्तलिफ जर्नल्स देखेंगे, थीसिस पढ़ेंगे, वाइट पेपर्स पढ़ेंगे, टेक्निकल पेपर्स पढ़ेंगे, ये सारे एवेल्युएशन ऑफ मटेरियल, आप उस सारे को एवेल्युएट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट है, और नैरेटिव एक्सपोजिशन है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट होती हैं। ये इसकी लिमिटेशन है, जाहिर बात है ये हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो टाइम कंज्यूमिंग काम है। आपने हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स ढूंढने पड़ते हैं, उन आर्टिकल को स्टडी करना पड़ता है। रिसोर्स में भी हार्ड टू लोकेट है, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं होती बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर, हिस्ट्री की बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर, तो इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड काम होता है। रिसोर्स में भी कंफ्लिक्टिंग। रिसर्च जो है, हो सकता है कि एक बंदा कह रहा है कि ए चीज बेहतर है, दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं ए चीज बेहतर नहीं है। तो वो जो साबित कर रहा है कि ए चीज बेहतर है, उसने भी कोई ना किसी ग्राउंड्स के ऊपर साबित किया होगा। और बी बंदा जो है कह रहा है कि ए चीज जो है वो, कोई दूसरा बंदा कह रहा है कि बी चीज जो है वो अच्छी है और ए चीज बुरी है, वो भी किसी ना किसी बेस के ऊपर वो कह रहा होगा, उसी की लॉजिक देगा, मंतक देगा। तो
चीज एक ही है लेकिन दो आथर हैं और दोनों आथर जो है वो एक ही चीज को एक अच्छा कह रहा है एक बुरा कह रहा है, और ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इसके ऊपर कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं एक ही चीज के ऊपर। तो आपने उस चीजों को फिर एनालिसिस करना होता है कि हाँ जो कह रहा है ठीक है एक चीज, और एक एक बंदा कह रहा है नहीं ये चीज ठीक नहीं है, वो जो है वो दोनों चीजों को आपने करना है। एक बंदा कह रहा है कि जी ये काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट 80% होगा, एक बंदा कह रहा है जी नहीं अगर ये काम करेंगे यही काम करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉफिट 10% होगा। आपने दोनों के काम को एनालिसिस करना है और फिर आपने अपने हिसाब से फाइंडिंग करनी है कि हाँ ये कौन सा बंदा कह रहा है 80% जो कह रहा है प्रॉफिट होगा वो बंदा ठीक कह रहा है, या जो बंदा कह रहा है कि 10% प्रॉफिट होगा वो बंदा ठीक कह रहा है। ये चीजें आपको जब आप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको, ये कंफ्लिक्ट्स आपको बहुत जगह पर मिलेंगे। हर रिसर्चर अपनी थ्योरी पेश करता है और वो अपना मफरूजा देता है और उसको साबित करता है और वो मुख्तलिफ तरीकों से साबित करता है। यही एक रिसर्चर का काम होता है कि वो उन सारी चीजों को स्टडी करता है और वो देखता है कि कौन सी चीज बेहतर है और मजीद इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है उस चीज के अंदर। तो ये चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। इंफॉर्मेशन में भी इनकम्प्लीट है, कई बार चीजें आपको पूरी नहीं मिलती, अब्सोल्यूट होती हैं, पुराने गुजर गई चीजें आपको नहीं मिल पाती, इनकंक्लूसिव है, सही तरह लिखी नहीं होती, कंक्लूड नहीं की होती, आथर सही तरह अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं लिखते, इनएक्यूरेट हैं, रिजल्ट्स कुछ हैं लिखे कुछ हुए हैं। ये क्योंकि आपने किसी की चीजों को पढ़ना है तो ये चीजों के उसके उसके जो लिखा हुआ है उसने उसके अंदर गलती के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। फिनोमिकल रिसर्च है, ये भी इतनी कोई लाजमी नहीं है, इसने इसके अंदर ये इंडक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डेवलप फिनोमिनोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इट्स एम टू डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस एज इट इज एक्चुअली लिव्ड बाय अ पर्सन। ये कोई बंदा जो है वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज जो है वो जाता है। मिसाल है कि एक बंदा किसी जगह पे जाता है, किसी ट्राइब के अंदर जाता है, कबीले के अंदर जाता है, वहां पर जाके रहता है और वहां पर लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है, उनके साथ जो उसको वहां पर रहने से एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो जो चीजें वो लिखेगा, अपनी बायोग्राफी लिखेगा कि ये मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर रहा, ये मैंने लोगों को ऐसा पाया, ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। वो आपके पास फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च जो है वो इस तरह की आती है। ये भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर इस रिसर्च का भी इतना कोई तल्लक नहीं है। ये सोशल साइंस के जो लोग हैं वो ये ज्यादातर रिसर्च परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर जो रिसर्च है वो दो तरह की होती है, ये बात सेम के अंदर रखनी है। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और क्वांटिटेटिव होती है। सबसे पहले से क्वांटिटेटिव, ये जो सेकंड नंबर पे है। क्वांटिटेटिव के अंदर हमेशा फिगर वर्क आता है, न्यूमेरिकल फिगर्स आती हैं कि ये रिजल्ट 57% है, 67% है, ये एल्गोरिथम चलाया और इसकी परफॉर्मेंस 2 माइक्रोसेकंड है। क्वांटिटेटिव के अंदर हमेशा फिगर वर्क आता है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च भी मैं आप समझाता हूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएगी। क्वालिटेटिव क्या होता है? मिसाल है, मैं कहता हूं जी कि ये मिठाई जो है वो मीठी है। अब कितनी मीठी है? बहुत ज्यादा मीठी है, बहुत ही ज्यादा मीठी है, कम मीठी है, बहुत ही फीकी है। ये चीज जो है ये आएगी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। अगर आए, यही इसी एग्जांपल को ले लूं, मिठाई 60% मीठी है, इसके अंदर शुगर 80% है, इसके अंदर शुगर 90% है, इसके अंदर शुगर 10% है। जहां पर फिगर वर्क आ गई वो चीज आ गई आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। जहां पर फिगर नहीं आती और डिस्क्राइब किया जाता है चीजों को, वो चीज आती है आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर, जो ऊपर दी हुई है। हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये चीज आप लिखेंगे क्वालिटेटिव के अंदर। आप ये जो फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, ये सारी की सारी रिसर्च जो है वो
क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती हैं। अप्लाइड रिसर्च जो है ये आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है, जिसके अंदर फिगर वर्क आता है। तो ये रिसर्च जो है बेसिक इस रिसर्च की दो टाइप्स ही हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। आगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों के अंदर फर्दर ये कैटेगरीज आती हैं जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। बेसिक रिसर्च की दो टाइप से होती हैं। ये सबसे पहले आ गई क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जिसके अंदर चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च डीलिंग विद द फिनोमेना दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली। जिसको हम चीजें, मिसाल है कि आप कहते हैं मिठाई कितनी मीठी है, आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते परसेंटेज के अंदर, आप उसको नहीं बयान कर सकते यार इसके अंदर 70% शुगर है, इसके अंदर 80% मिठाई मीठी है। ये मैं आपको देसी मिसाल दे रहा हूं एक, जो आपको ना लॉजिकल समझ भी आ जाए। ये कितनी है, ये चीजें किस हिसाब से हो सकती हैं, ये चीजें जो है वो आपको उससे मैथमेटिकली आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर शुगर कितनी है। ये आप बताएंगे हाँ ये मिठाई बहुत ज्यादा मीठी है, अब आप उसको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा मीठी है। ये चीज क्वालिटेटिव है, बहुत ही ज्यादा मीठी है। एक बंदा खाता है वो कहता ज्यादा मीठी है, एक कहता बहुत ज्यादा मीठी है। इन चीजों को आप जो चीजें देखेंगे, जिन चीजों को आप मैथमेटिकल चीजों की शेप के अंदर आप नहीं लेके आ सकते, उन चीजों को आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो आपके पास, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है जिसमें आप एक्सपीरियंस करते हैं, बता देखते हैं चीजों को कि ये लोग ऐसे रहते हैं, ये लोग इस इवेंट के ऊपर ये काम करते हैं, ऐसा सिनेरियो हो तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा हो तो ऐसे रिएक्ट करेंगे। मैथमेटिकल चीजें नहीं होती उसके अंदर। सच एज बिलीव्स, लोगों के मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स, सिंबल्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो गैदर। अब देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च एम टू गैदर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। जैसे मैंने कहा ये चीजें ह्यूमन बिहेवियर जो है हम इसको न्यूमेरिकल चीजों के अंदर नहीं ले सकते, एंड रीजन दैट गवर्न सच बिहेवियर्स। ये चीजें सारी की सारी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर्स के अंदर, रिसर्च मेथड के अंदर। आगे रिसर्च के अंदर बहुत होता है कि आपने रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो सोशल साइंस के लोग हैं, जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, या मैनेजमेंट साइंस के जो लोग होते हैं, जो एमएस मैनेजमेंट साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स, जो एक इन चीजों के अंदर एमफिल पीएचडी करते हैं, वो सारे के सारे ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर ही जाते हैं। ये एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस लिखे में, ये इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च आ गई। ये मैंने अभी आपको पहले बताया, जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके अंदर फिनोमिकल वाया स्टैटिस्टिकल चीजें होती हैं, जिसमें मैथमेटिकल चीजें होती हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल टेक्निक्स होती हैं। और इसका जो इसका मकसद होता है किसी भी मॉडल को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी हाइपोथेसिस को, फिनोमिने को हमने प्रूव करना होता है, डिसप्रूव करना होता है। और इन जो मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, फिनोमिना हैं, हाइपोथेसिस हैं, ये सारी की सारी चीजें जुबानी कलामी प्रूव और डिसप्रूव नहीं होती। ये सारी की सारी चीजें आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के ही आपको प्रूव और डिसप्रूव करनी पड़ती हैं। जब आप मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे, फिर आप और फिर आप नताइज जो अखज करेंगे, वो नताइज जो हैं वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च इज जनरली मेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड विच इंक्लूड, ये जनरल मॉडल, थ्योरीज, हाइपोथेसिस है। ये एम्पिरिकल डाटा होता है। एम्पिरिकल डाटा से मुराद ये होती है कि आप सर्वे करते हैं, आप मुख्तलिफ सर्वे फार्म दिए, या आप देखते हैं कि गैलप सर्वे आया, गैलप सर्वे कहता है जी कि इस शख्स की इतनी मकबूलियत है, इस शख्स की इतनी मकबूलियत है, 18 में इतनी मकबूलियत थी, 19 में इतनी मकबूलियत है, 20 में इसकी मकबूलियत बढ़ने के चांसेस हैं, या अगर ये करेगा इतने % मकबूलियत हो सकती है। तो ये सारा का सारा जो है एम्पिरिकल जो रिसर्च होती है, ये भी एक रिसर्च की टाइप है एम्पिरिकल रिसर्च। इसके अंदर आप सर्वे करते हैं।
सर्वे फॉर्म बनाते हैं, जैसे आम लोग सर्वे करते हैं, फॉर्म बनाते हैं, लोगों से टिक करते हैं जी, बताएं जी ये 10 में से इसको नंबर दें, 1 सबसे कम है, 10 सबसे ज्यादा है, तो बताएं जी आप इसकी रैंकिंग करें। तो वो इस तरह की चीजें जो है वो सारी की सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाती हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। और ये एक बात बता दूं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं आगे जो जितनी भी रिसर्च करेंगे वो सारी की सारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। जो सोशल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं स्टूडेंट, वो ज्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। और जो कंप्यूटर साइंस के, स्टैट के, मैथ के, जो इन एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च परफॉर्म करते हैं। और ये रिसर्च जो है इसके अंदर चीजों को मेजर किया जाता है, इसके अंदर एनालिसिस किया जाता है, इसके अंदर फाइंडिंग्स होती हैं, इसके अंदर किसी चीज को, फिनोमिने को, मॉडल को एक्सपेरिमेंट करके ही उसको प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है।